नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी से, आप सब कैसे हैं जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। हम जो आज पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे और क्या पढ़ेंगे। अगर बात की जाए एक सामान्य से चीज के ऊपर, तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। कहीं कहीं पर आप इसे द्रव्य भी देखते हैं, तो ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। अब ये चीज पढ़ाने से शुरू करने से पहले, कुछ इसे मैटर कहते हैं, कुछ पदार्थ कहते हैं, कुछ सब्सटेंस कहते हैं, कुछ भी कहो, है सब एक ही, है सब एक ही। ठीक है, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। ठीक है, बस ये दिल थोड़ा सा आहत है, बाकी सारी चीजें स्वस्थ हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको जो सबसे पहले डाउट होता है, मैं पढ़ाने से पहले उन चीजों में क्लियरेंस उत्पन्न कर देता हूँ कि ये क्या चीज होती है भाई। ठीक है, बात होती है डाउट की, और डाउट सबसे पहले क्लियर होना भी चाहिए। गुड इवनिंग, नमस्ते। डाउट क्लियर होना भी चाहिए। बच्चा इन दो द्रव्यों में बड़ा कंफ्यूज होता है, एक इस वाले द्रव्य में, हिंदी मीडियम वाला, और एक इस वाले द्रव्य में। बेटा ये जो द्रव्य होता है ना, इसे हम मैटर कहते हैं, हिंदी में इसका एक नाम और है पदार्थ कहते हैं। और ये जो है ना, इसे आप इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। ये पदार्थ की एक अवस्था है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ की एक अवस्था है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर है। तो सबसे पहले तो अपने मन मस्तिष्क में जो चीजें चल रही थी कि ये द्रव्य और द्रव, इन दो चीजें दिल आहत क्यों है ना, कि भारत में आपने देखा होगा 22 तारीख को एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। उसको लेकर के मन व्यथित है थोड़ा सा, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छुट्टियां मनाने, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने, बहुत सारे ऐसे भी थे कि जिन्होंने क्या किया था। तो दोस्त याद रखना कि भाई न्यूली मैरिड शादी हुई थी उन लोगों की, वो अपने परिवार के साथ समय को एंजॉय करने गए थे, है ना। तो मतलब सोचने वाली बात है कि, है ना, इतनी घटिया मानसिकता रही होगी इनकी। सोचो आपकी क्या मानसिकता इनकी रही होगी, क्या मेंटल, किस तरह का मेंटली हेल्थ है इनकी। ठीक है, तो कहते हैं ना कि तुमने तुमने तुम्हारी मानसिकता का निम्न स्तर बताया है, तुमने तुम्हारी मानसिकता का निम्न स्तर बताया है। नाम पूछकर तुमने नाम पूछकर तुमने निर्दोषों को सुलाया है, नाम पूछकर तुमने निर्दोषों को सुलाया है। याद रखना, याद रखना ये भारत है, याद रखना ये भारत है। ठीक है, तांडव करना यहाँ की भूमि का, तांडव करना यहाँ की भूमि का एक उगता हुआ, तांडव करना यहाँ की भूमि का एक उगता हुआ नया अभिश्राप है। अभिश्राप किनके लिए? इनके लिए, आतंकियों के लिए। वो कहते हैं ना कि ये जो घटनाएं हुई, भाई हम तो एक चीज चाहते हैं कि जिन्होंने नाम पूछकर मारा है, जिन्होंने नाम पूछकर मारा है, तुम तैयार रहना। जिन्होंने नाम पूछकर मारा है तुम तैयार रहना, तुम्हारा दौर उससे भी बुरा आएगा, तुम्हारा दौर उससे भी बुरा आएगा। नाम भी ना पूछेंगे, नाम भी ना पूछेंगे, और बहुत बुरा, और बहुत बुरा। ठीक है, एक मूवी थी कि बुरा नहीं, इससे भी बुरा, उससे भी बुरा, कि बहुत बुरा कहर ढाएंगे, बहुत बुरा कहर ढाएंगे। ये सेना के जवान तुम पर मौत का तांडव मचाएंगे, ये सेना के जवाब तुम पर मौत का तांडव मचाएंगे। भाई एक ही चीज चाहिए, बदला बदला बदला, क्योंकि गए वो तो वापस आ नहीं सकते। चाहिए सिर्फ एक चीज, बदला बदला बदला। ठीक है, आओ यहां पर पढ़ते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। तो की सीधी बात, चाहिए तो बस अब एक ही, चाहिए तो बस एक ही चीज, वो है बदला। चलो दोस्तों, आवाज बढ़िया आ रही है, कल से सुधार है साउंड के अंदर, क्या बात है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। हम लोग यहां पर बात करते हैं पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। तो पदार्थ के बारे में शुरुआत करते हैं, मैटर के बारे में शुरुआत करते हैं कि पदार्थ किस तरह से होते हैं भाई। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि पदार्थ क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि पदार्थ क्या हो सकता है? एक सिंपल सी परिभाषा आपसे पूछना चाहता हूं कि पदार्थ क्या होता है, बताइए। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ब्रह्मांड की जो वस्तुएं होती हैं, जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं। याद रखना, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसका आयतन हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसका द्रव्यमान हो, each substance, ठीक है, हर एक पदार्थ, इट्स ऑक्यूपाइड, है ना। स्थान घेरे मतलब स्पेस को कवर करना, ऑक्यूपाइड स्पेस एंड ऑन मास, उनका खुद का द्रव्यमान हो, और अगर वो स्थान घेरती हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? दुनिया की हर एक वस्तु हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। सर मतलब समझ नहीं आया, देखो दोस्त, आप किसी और पर क्यों जाओ, सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। जैसे मैं हूं,
तो क्या मैं कहीं बैठूंगा तो कोई जगह घेरूंगा? क्या हाँ सर घेरोगे? क्या मैं किसी चीज से बना हूं तो क्या मेरा कोई द्रव्यमान होगा, मास होगा, मैं किलोग्राम में मापा जाऊंगा? ऑब्वियसली मापा जाऊंगा। ये पेन है, क्या इस पेन को मैं रखूंगा ये जगह को ऑक्यूपाइड करेगा? क्या सर करेगा? तो दुनिया की हर वो चीज, इस ब्रह्मांड की हर वो चीज, दोस्त याद रखना, इस दुनिया की हर वो चीज जो क्या करती है, किसी जगह को ऑक्यूपाइड करती है, किसी जगह को घेरती है, उसका अपना द्रव्यमान होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं दोस्त। पहला बिंदु इसमें ध्यान रखना, ये पदार्थ किससे बने होते हैं? ये पदार्थ बने होते हैं छोटे छोटे कणों से। तो इनका निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। इनका निर्माण कहां से होता है? सूक्ष्म कण से होता है। इनका निर्माण सूक्ष्म कण से होता है। They formed by smallest particle। तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। जैसे छोटे कण कितने छोटे हो सकते हैं? ठीक है, कितने छोटे हो सकते हैं? तो दोस्त याद रखना, जैसे परमाणु, परमाणु से छोटा क्या हो सकता है? ये सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर परमाणु को बनाते हैं, परमाणु से अणु बनता है। सर इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फॉर्म्ड एटम एंड एटम फॉर्म्ड मॉलिक्यूल। तो ये इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या ये जिन कणों से मिलकर, जैसे कि आप यहां पर समझिए, मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर कोई वस्तु है, अब इसका निर्माण हुआ, अब ये से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये कोई पदार्थ हो गया। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनसे ये बना होगा, सूक्ष्म कण है। दूसरी चीज के ये जो छोटे कण होते हैं, इनके बीच में फ्री स्पेस पाई जाती है, खाली स्थान होता है। तो ये क्या है? फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, कणों के मध्य में खाली स्थान होता है ना, ये खाली स्थान पाया जाता है, छोटी छोटी जगह होती है इनके बीच में। ठीक है, तो ये जो छोटे कण होते हैं ना, अरे बेटा एडब्ल्यूटीपीओ के बारे में आप कल की क्लास ले लो, जिन बच्चों को एडब्ल्यूटीपीओ के बारे में पूछना है, कल का 10 मिनट शुरुआत का देख लो, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ये क्लास एडब्ल्यूटीपीओ के लिए भी है, दिल्ली पुलिस के लिए भी, सभी के लिए। एडब्ल्यूटीपीओ के जो 4 टॉपिक अलग से हैं, 3-4 वो मैं बाद में करवा दूंगा, इतना आपको वहां भी पढ़ना है। ओके, आते हैं यहां पर। तो भैया इनके पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं? खाली स्थान होते हैं, है ना। और सबसे मेन चीज जो आपकी एसएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है, आपकी एसएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है कि क्या, जो पदार्थ के कण होते हैं, द्रव्य के कण होते हैं, हमेशा गति में होते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य के कण गति में होते हैं। जैसे आपने वायु को देखा हो, कोई ना कोई मोशन देखा हो, भाई वो मोशन करता है अपनी जगह, वो घूमते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा किसमें पाए जाते हैं? गति में पाए जाते हैं, मोशन में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? गति में होते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, याद रखना, है ना। ये पूछा जा चुका है आपके किसके अंदर? तो एसएससी के अंदर। कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। आपका आंसर था, है ना, मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। अब देखो, ये जो पार्टिकल आपको यहां पर दिख रहे थे ना, ये पार्टिकल, ये हो सकता है कोई अपनी जगह पे ऐसे घूम रहा हो, कोई ऐसे घूम रहा हो, कोई यहां जा रहा हो, कोई यहां आ रहा हो। तो ये ऑलवेज इन मोशन, ये पार्टिकल टाइम में होते हैं इन मोशन, इन मोशन, ये गति में होते हैं। किसमें है? गति में। अब देखो यहां क्या होता है, ये जो कण दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं? कभी कभी आकर्षित करते हैं। सर कैसे करते हैं? जैसे तुम दोस्त, मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। देखो हमने पहली चीज पढ़ी, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे इस ब्रह्मांड के अंदर, ईच मैटर एंड यूनिवर्स, है ना, इट हैज ओन मास एंड ऑक्यूपाइड एनी स्पेस, इट्स आल्सो नोन एज मैटर। ब्रह्मांड के अंदर की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? वो दोस्त याद रखिएगा, पदार्थ कहलाती है। दूसरी बात करते हैं, इसका निर्माण सूक्ष्म कणों से हुआ है ना, इट्स फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे कण मिलकर के, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ये छोटे छोटे कण मिलकर के, पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ये वो मैटर नहीं होता जो तुम कहते हो ना अपने दोस्तों के, कभी तेरे मैटर हो जाए तो मुझे बुला लेना, वो वाले नहीं, वो वाले नहीं। ठीक है, तो मैं बीच बीच में आपको जो मेन पॉइंट है वो बताते चलूंगा। अब यहां पर आया, कणों के बीच खाली स्थान होता है। देखो खाली स्थान, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भी अंदर जब खाली स्थान होता है तो तुम क्या करते हो? सर हम तलाश करते हैं। वो एक लाइन याद आती है मुझे नेचुरल ज्योग्राफी की, ये नर एक मादा की तलाश में है। ठीक है, तो क्या करेगा? आकर्षण, आकर्षण, अट्रैक्शन करेगा। ठीक वैसी ही चीज यहां पर होती है। ये जो पदार्थ के कण होते हैं ना, इन पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है ना। तो पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स याद रखना, अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण होता है। अट्रैक्शन कह लीजिए या आकर्षण बल कह लीजिए, बल ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। देखो हमने पदार्थ के बारे में कितने पॉइंट पढ़े? दो दो 4 पॉइंट पढ़े। इन चारों पॉइंट की मैं आपसे बात करता हूं, आपको किसी पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, अभी आपको सब समझ में आएगा। मैटर की अगर बात की जाए तो उसके पार्टिकल मोशन में होते हैं, इनके बीच में जगह होती है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां सर, और सबसे मेन चीज जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि क्या, कि ये जो कण होते हैं भाई, सीधी सी बात है, ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। थोड़ा स्पीड में नहीं बेटा, मैं इसी स्पीड से चलूंगा, मैं याद करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, आकर्षण, अच्छा रहा पीछे आएगा, सॉरी। अरे हो जाता है, होता क्या, हम अगला पॉइंट देखने जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम ए ई की मात्रा में थोड़ा सा इतना मत उलझा करो, आ जाओ यहाँ पर। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, भाई यही तो है।
पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। दो प्रश्न पूछता हूं, ठीक है, दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। हाउ मेनी स्टेट फाउंड ऑफ मैटर, पदार्थ की कुल ज्ञात अवस्था कितनी है? ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? मेन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की मुख्य अवस्था कितनी है, ये पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? तो मुख्य अवस्था कितनी है? 3। और पदार्थ की टोटल ज्ञात अवस्था या आइडेंटिफाई कितनी है? 5। दोनों के जवाब अलग अलग हैं। टोटली ये डाउट होता है आपको कि कब 5 आंसर लगाएं, कब 3 लगाएं, ठीक है? मेटल होगा, मेटल नहीं, ठीक है दादा, आपकी केमिस्ट्री अलग है, हमारे यहाँ तो मेटल ही हो रहा है, मेटल तो मैं ला ही नहीं होगी। मेटर है बेटा, वो मेटर, मेटल अलग चीज है, ठीक है? अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं हो तो सामने वाले को नहीं देना चाहिए, है ना, वो घातक होता है ना। हमारे मालवा में एक हिंदी की कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आधा भरा हुआ घड़ा लेकर के तुम चलोगे सिर पे तो वो बाहर उछलता है, उसको लगता है मैं ही दुनिया का राजा है, झुकेगा नहीं। बात समझ में आई? तो दोस्त याद रखो, जैसे मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो दोस्त टोटल अवस्थाओं की अगर बात करें 1 2 3 4 और 5, इनमें से आप देखिए जो नेचुरली पाई जाती है ठोस, जैसे कि सॉलिड, ये नेचुरल पाई जाती है। लिक्विड मतलब द्रव, ये भी नेचुरल तौर पर पाई जाती है। गैस, ये भी नेचुरल तौर पर पाई जाती है। लेकिन मानव ने क्या किया, दो अवस्थाएं और बनाई, दो अवस्थाओं के बारे में और खोज करी कि नहीं ये भी एक अवस्था होती है। तो एक आई आपकी प्लाज्मा स्टेट, कौन सी आई? प्लाज्मा स्टेट। और एक निकल करके आपकी आई बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी निकल कर आई? बीईसी निकल करके आई, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निकल कर आई। एक ठोस हुई, एक द्रव हुई, एक गैस हुई, एक प्लाज्मा हो गई और एक बीईसी हो गई। ये टोटल 5 अवस्थाएं। तो भैया ये शुरुआत की जो 3 दिखाई दे रही है मेन स्टेट जो होती है आपकी 3, 1 2 और ये 3, और ये जो 5 दिखाई दे रही है आपको, ये सारी की सारी इसकी वाली 5, ठीक है? तो दोस्त याद रखना, ये सभी 5 के 5 आपको यहां पर दिख रही है। तो ये दो अवस्थाएं बाद में खोजी गई, लेकिन ये नेचुरली पाई जाती है। नेचुरली मतलब प्रकृति ने हमें दिया, है ना? तो दोस्त याद रखना, ठीक है? तो टोटल पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती है? 5 होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की अवस्थाएं जो मेनली है ना, जो प्राकृतिक तौर पर हमें मालूम है कि मूल अवस्थाएं कितनी होती है, मेन स्टेट कितनी होती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में जब भी पूछा जाता है कि कुल ज्ञात अवस्थाएं कितनी है, तो भैया 5 होगा। लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी होती है, मेन स्टेट, है ना, कितनी है? तो 3 है, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त है ना, वो प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल है। लेकिन दो हमने बाद में आगे चलकर आइडेंटिफाई करी है। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही ना कि 3 आंसर कैसे हो गया, 5 कैसे हो गया? देखो हुआ क्या कि एक था अपना राजू, ठीक है, इसने एक प्यारी सी कन्या ढूंढी, ठीक है, उससे इसने क्या करी? शादी। उसका नाम था काजू, ठीक है? एक था राजू, एक था काजू, एक था राजू, एक थी काजू। अब इन दोनों की हो गई शादी। तो इनके कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए, ठीक है? एक बादाम हुआ, ठीक है, एक अखरोट हुआ, ठीक है, और एक क्या हुआ? दोस्त याद रखना, एक बादाम हुआ, एक अखरोट हुआ, और एक और ले लेते हैं किशमिश। इनके 3 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए। सोचना, इनके खुद के पर्सनल बच्चे हैं ये 3। तो एक था राजू, एक थी काजू, इनके हो गए 3 बच्चे। अब इनने क्या करा? अरे बेटा बीईसी बढ़ाएंगे आपको, ये एफ नहीं है, ये ई है। अरे सब पढ़ाऊंगा एक एक करके, मैंने अभी बोला क्या खत्म हो गया? देखो आपको मैं आज एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और उस टॉपिक में कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैंने बोला कि ये टॉपिक खत्म हो गया और फिर अगर वो आपका डाउट बचता है तो पूछना। मैंने लिखते ही कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैंने अभी पढ़ाना खत्म नहीं किया। मेरे टॉपिक पूरा होने के बाद तुम्हारा डाउट बचा है दोस्त, तो फिर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अभी इनके सिर्फ नाम लिखे, पढ़ाना भी शुरू नहीं किया इनको, है ना? अब देखो इनने क्या करा, इनने सोचा कि क्यों ना अपने पास तीनों के तीनों लड़के हैं तो अपन दो को गोद ले लेते हैं। तो इनने क्या करा, बेचारी एक मूंगफली को गोद ले लिया, ठीक है, एक मूंगफली को क्या ले लिया? गोद ले लिया, ठीक है? फिर थोड़े दिन बाद सोचा कि चलो एक किसी और को गोद ले लेते हैं, तो एक और गोद लिया आगे चल करके, ठीक है? वो क्या हो गया भैया? एक मूंगफली को गोद ले लिया, और एक भैया किसको ले लिया? मान लीजिए पाइनएप्पल को गोद ले लिया। अब इन्होंने 2 को गोद ले लिया। अब इनसे जब भी पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे बच्चे कितने हैं, ये कहेंगे 5 बच्चे। नहीं नहीं, तुमने कितने पैदा किए? तो देखो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 5। लेकिन ये पूछेंगे मुख्य मेन कितने हैं, तो ये कहेंगे ये बादाम, अखरोट और किशमिश हमारे हैं, ये 2 हमने गोद लिए थे। बात आई समझ में कि नहीं आई? कैसे वर्क होगा? इस तरह से चीजें सामने आई। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगा वो कौन सा लगा। भाई टोटल कितने हैं? कि 5 है। तो टोटल कितनी अवस्थाएं? 5 है। मुख्य कितनी है? कि 3 है। जैसे इन दोनों की शादी हुई तो इनके 3 खुद के बच्चे थे पर्सनल, लेकिन कैसे ये दो बाद में खोजे गए, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये इंसानों ने बनाए हैं। तो उम्मीद है अब डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं इन मूंगफली पाइनएप्पल को यहाँ से हटा देता हूं। आओ बढ़ते हैं अगले के ऊपर। अब हम ये देखेंगे कि जो आपको डाउट था, किसमें डाउट था? सर हमको तो डाउट था ही नहीं। नहीं, डाउट था कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। अच्छा कौन कौन ऐसे बच्चे जिनको ये बहुत अच्छे से आता है, सर हमको पता है ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, बस यस करके बता दो। क्या बात है? अरे यार दोस्त आप मेरे साथ में हो, क्या समझ में नहीं आता? हम है ना तुम्हारे साथ। यार एक चीज को ऐसा समझाएंगे कि क्या बात कर रहे हो तुम, भूल के बताओ कभी। क्या कहा है हमने? धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, होले होले पढ़ेंगे, लेकिन क्लास में सारा याद कर कर पढ़ेंगे। 3 अवस्थाएं जो प्रकृति प्रदत्त हैं उन तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर हम अगले पे बढ़ लेते हैं, ठीक है? 3 को एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर तुरंत अगले पे बढ़ लेते हैं। चलो पहली वाली हम जो अवस्था यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले उसे सॉलिड कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले ठोस कहते हैं। चलो भाई, दूसरी अवस्था जो होती है उसको द्रव कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, और तीसरे नंबर वाली को गैस कहते हैं। इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे,
आइए अब हम बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस। देखो दोस्त, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने इन तीनों अवस्थाओं को देख रखा है? सर हमने नहीं देखा, आंख का धुआं निकलते हुए देखा होगा तो आपने गैस देखी है, पानी पिया होगा आपने द्रव देखा है, ठीक है। आप अपने हाथ को ऐसे करके देखिए, ऐसे करिए तो आपने ठोस को भी देखा है। इसको देखा है ठोस? चलो अब यहाँ देखिएगा बेटा, स्पीड आप समझो कि है ना, फिर कभी मैं एक ही स्पीड शुरू से एंड तक मेंटेन करके चलता हूँ, फिर आप बाद में बोलो सर अब थोड़ा सा धीरे कर लो। भाई स्पीड मुझे पता है आपको ये आता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुतों को ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे लिए सब एक जैसे हैं। आप इसी में आज कुछ अगर नया नहीं सीखे तो मुझे बताना। मुझे पता है कि आपको इसमें एक चीज आती है, ठोस का आकार और आयतन दोनों होता है, इनके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन मैं जैसे एक नया प्रश्न डाल दूंगा ना उड़ जाएंगे तोते। देखो सॉलिड जो होते हैं ना, इसके ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है भैया, क्योंकि हमने कहा था छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। एक था बुलबुल, ये देखो इतने पास पास, इतने पास पास, इतने पास पास, ये क्या बताएं तुम्हें। दूसरे में थोड़े से भैया, इस गैस वाले तो गैस वाले ही रहेंगे, ये द्रव वाले। देखो दोस्तों, अब आप थोड़ा सा याद करिए, आप भीड़ वाली जगह पर हैं, आप मंदिर में हैं, मंदिर की लाइन लग रही है, या पर्टिकुलर भंडारा खाने गए वहां भीड़ लगी हुई है, यहाँ सर अब भीड़ लगी हुई है तो आप कैसे होते हैं सर? बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होते हो तो कैसे दिखते हो सर? बहुत पास पास होते हैं तो बहुत पास पास दिखते हैं, है ना, वो वाली बात नहीं कर रहा। बहुत पास होते हैं तो एक बल लगता है कि आप एक दूसरे के पास में, क्या आकर्षण, मतलब तुम इतने पास में हो कि पीछे से धक्का आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो एक आकर्षण बल काम कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, जैसे एक लोग खड़ा है दूसरा खड़ा है, एक के ऊपर एक जा रहा है भैया, है ना, भीड़ भाड़ हो रही है, तो आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है? जब भीड़ होती है। कि सर जब भीड़ नहीं होती, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो कहीं भी जा रहे हो तो भीड़ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जहां पर मॉलिक्यूल जितने पास होते हैं वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आकर्षण बल उतना ज्यादा होता है। दोस्त पहली चीज याद रखना, मॉलिक्यूल जितने पास होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है, तो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है इनका। तो पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? पहली चीज हम पढ़ रहे हैं दोस्त याद रखना, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो पहला बिंदु पढ़ते हैं, इनका आकार एवं आयतन निश्चित है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जो द्रव होते हैं इनके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, तो पानी का आकार निश्चित नहीं होता, तो आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी है, ग्लास में भरोगे ग्लास जैसा, तुम बनो पानी की तरह, ग्लास में भरोगे तो ग्लास के जैसा। दोस्त याद रखिएगा, अगर बाल्टी में भरोगे बाल्टी जैसा, है ना, तो फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप आर नॉट फिक्स्ड। इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन क्या नहीं फिक्स होता? तो याद रखिएगा, जो आकार होता है, अब गैस, गैस तो इससे भी बड़ी वाली है, तो आकार एवं आयतन दोनों नहीं होते। वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स्ड। तो जो आकार होता है और जो आयतन होता है दोनों निश्चित नहीं होते गैस के। ये तो हो गया बड़ा सरल पॉइंट, ये तो आप सब जानते हैं। देखो गैस को बलून में भरोगे तो भैया कोई भी 1 किलो की गैस कमरे में भी आ सकती है, इतने बड़े सिलेंडर में भी आ सकती है, तो न तो आकार फिक्स है ना आयतन फिक्स है। किसका? भैया गैस का। ठोस के अंदर दोनों फिक्स है। और समझ में नहीं आया? नहीं आया, समझाते हैं। बेटा तुमने कभी कोई ऐसी चीज देखी है? बताओ ये कैसी दिख रही है? इसका कोई आकार है क्या? हाँ है, तो ये तुम्हारी ठोस हो गई। आयतन का मतलब ये छेद दिख रहा है, इसमें इसमें कुछ घुस सकता है अंदर, क्या घुस सकता है? कितने लीटर पानी घुसेगा? वो आयतन हो गया, ठीक है, आया समझ में? अब बेटा इस बोतल के अंदर पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पानी, पानी इसके अंदर घुसा हुआ दिख रहा है, पानी अंदर क्या दिख रहा है? तो पानी इसमें घुसा हुआ दिख रहा है, मतलब कि सीधी सी बात है कि ये पर्टिकुलर आयतन में है क्योंकि अंदर है। अब देखो दोस्त, ये बोतल में से अगर नीचे निकाल के गिराऊंगा, पानी गिराऊंगा नहीं, मेरा स्टूडियो गीला हो जाएगा, तो भैया इसका कोई आकार है क्या? कि नहीं, लेकिन आयतन तो है ना। तो बात समझ में आई आयतन क्या होता है? चलो तीसरी चीज भैया, जिसका आकार और आयतन, जैसे तुम कहीं 4 दोस्त बैठे हो, मूली के पराठे खा के बायोलॉजिकल विस्फोट करता है, तो तुम नाक ही बंद करते हैं, तुमको गैस उड़ती हुई दिखती है कहीं? ये सब नहीं दिख रही है ना, कोने में बैठा हुआ भी नाक बंद कर रहा है, इधर बैठा हुआ भी नाक बंद कर रहा है, तो एक तो आकार नहीं है उसका, और कहां तक फैल गई, एक आयतन भी पता नहीं है। वो बैठा हुआ यहाँ पे बायोलॉजिकल विस्फोट कर रहा था, उधर कोने वाला नाक बंद कर रहा है, तो भैया ना तो आकार था ना आयतन था, ठीक है। और अब भी समझ में नहीं आया तो पहले अपने को छठी क्लास में एडमिशन लेने का और 10वीं तक पढ़ने का, फिर इधर आने का, ठीक है। आओ इधर। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में याद रखिएगा, अंतर आणविक बल सर्वाधिक होता है। मॉलिक्यूल जितना पास में होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो हाई होता है, अंतर आणविक बल, है ना। लीस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे कम अंतर आणविक बल होता है। तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, दोस्त याद रखना, ठीक है, सबसे कम अंतर आणविक बल होता है इसके अंदर। अब देखो यहां पर लिक्विड में मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अंतर आणविक बल की बात करते हैं। तो अगर हम अंतर आणविक बल की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें,
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस। सॉलिड में सबसे ज्यादा। देन कौन आता है? लिक्विड, द्रव। द्रव के बाद किसमें आता है? गैस। तो सबसे कम गैस में होता है अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होता है? तो दोस्त याद रखना है ना, क्योंकि वो किसमें होगा? सबसे कम गैस में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? अब एक चीज ध्यान रखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी चीज को कंप्रेस करना है, ये समझना, क्या मैं इस बोतल को कंप्रेस कर सकता हूं? मैं पानी को जल्दी कंप्रेस कर पाऊंगा, हवा को, या इस बोतल को? एक बलून है मेरे पास, मैं उस बलून में हवा भरी हुई है, मैं उसको इजीली दबा पाऊंगा? मैं पानी को इजीली दबा पाऊंगा किस बोतल को? तो देखो, जो सॉलिड है, जो पहले से आकार में है, उसको अपन दबा के कोई और आकार नहीं दे सकते। तो सबसे कम किसको कंप्रेस किया जा सकता है? सबसे कम किसे दबाया जा सकता है? ठोस को। सबसे ज्यादा किसे दबाया जा सकता है? तो दोस्त याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किसे दबाया जा सकता है? तो वो दबाया जा सकता है किसको? तो दोस्त याद रखना, वो किसको कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे, अरे हाँ बेटा, वही होगा, कंपेरेबिलिटी, संपीड़न, ठीक है। तो ये चीज आप मेजरली ध्यान रखना। अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें की बात करूंगा आपसे। तो ये चीज आपने यहां तक समझ ली। अब इन्हीं तीनों पॉइंट पे बात होगी। दो बिंदु है, तीसरा बिंदु संपीड़न। संपीड़न का मतलब किसी चीज को दबाना, ठीक है, कंपेरेबिलिटी। संपीड़न सबसे ज्यादा किसका होता है? देखो दोस्त, आपने गैस का नाम सुना है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस को इतना दबाया जा सकता है कि वो द्रव बन सकती है। तो संपीड़न सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस का। गैस को अगर ज्यादा जोर से प्रेशराइज करेंगे तो क्या होता है? द्रव का, ठीक है, लिक्विड। और लिक्विड को कंप्रेसाइज करते हैं तो क्या बनता है? सॉलिड, ठोस। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ठोस का संपीड़न सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का। तो सबसे ज्यादा किसका होता है दोस्त, याद रख लेना। सबसे ज्यादा अगर संपीड़न या कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, सबसे हाई किसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी? गैस की। सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है? गैस को। सबसे कम, ठीक है। ये कैसे लिखें? देखो, आप अगर वो 9 10 के जैसे नोट्स बनाने वाले हो, आपको ये बड़े और छोटे का साइन होता है, ज्यादा और कम का। तो सबसे ज्यादा को इंगित कर रहा है, ये कैसे लिख रहे हैं? अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो फिर मैं बोल देता हूं, मैं वो लाइन नहीं लिखूंगा, क्योंकि उन बच्चों के साथ भाई नोट्स नहीं बनना चाहता मैं उनके। आप लिखना चाहते हो तो लिखो 2 3 लाइन का, है ना। संपीड़न, सबसे ज्यादा संपीड़न का गुण गैस में होता है। फिर दूसरा पॉइंट, है ना, जो द्रव होता है उसका संपीड़न गैस से कम और ठोस से ज्यादा होता है। और तीसरा, सबसे कम संपीड़न ठोस का होता है। ये हो गया, ये 3 पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट में नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं जिनको कंपेरिजन करके पढ़ा जाता है, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो गैस, द्रव और ठोस, है ना, नोट्स ऐसे ही बनते बेटा, ठीक है। मैं वो चीज नहीं कर सकता। अब देखो, मुझे एक प्रश्न जो आपकी एसएससी का फेवरेट बना था पिछले 2 सालों से, ठीक है, तो एसएससी का फेवरेट था, गति, मोशन, या गतिज ऊर्जा, या काइनेटिक एनर्जी। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे कहे कि मैं गति में हूं, तो ऑब्वियसली बात है वो गति में ही होगा कि हाँ सर। एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कौन सबसे ज्यादा गति में होता है। कैसा मतलब? देखो, 3 चीजें आप जानते हैं, ठोस होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, और गैस होता है। इन सब में सबसे ज्यादा गति किसकी होगी? सबसे ज्यादा मोशन कौन करेगा, गति कौन करेगा? बताइए। किसकी होगी? अब बहुत सारे बच्चे ठोस दे रहे हैं, देखो आप समझो, मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई वस्तु यहां पर पड़ी हुई है तो ठोस के मॉलिक्यूल ज्यादा गति करेंगे, द्रव के करेंगे, गैस के करेंगे? गैस के करेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गैस अगर यहां से निकलेगी तो इतनी स्पीड से फैलती है कि भैया जिसका कोई इलाज नहीं। तो सबसे कम गति किसमें होती है? एसएससी दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। सबसे कम गति किसके कणों में होती है ना। तो लीस्ट मोशन फाउंड इन सॉलिड पार्टिकल, तो सबसे कम जो गति होती है वो किसके कण में होगी? ठोस के कण में। सबसे ज्यादा गति। और सॉलिड में क्या होगा? सबसे कम। कम चीजों में डायरेक्टली वही चीज लिखो जो हमें समझ में आए। मैं हालांकि इस एरो से भी आपको समझा सकता था, लेकिन फिर भी मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अगर इन एरो से कंफ्यूज हो जाए तो नीचे और चीजें लिखी गई। गैस में ज्यादा होगी, ठोस में सबसे कम होगी। क्या बात है, मान गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4 पॉइंट याद रखना, ये नया बिंदु है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कब तक सिलेबस होगा? पहली और दूसरी क्लास में सिलेबस कब होगा, इससे किस कौन सी क्लास कवर हो जाएगी, किसमें क्या होता है, सब चीजें पहली और दूसरी क्लास में आप जाकर के वो देखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट। अब आप बेटा एक कह रहा है सर मैं पीडीएफ से पढ़ता हूं इसलिए पूरा लिखो, ठीक है। कल को तो आप कह दोगे सर मैं क्लास नहीं देखता हूं, सिर्फ ऑडियो डालो, ठीक है। सर मैं सुन नहीं पाऊंगा कल से, तो सिर्फ आप मुंह बोलो लेकिन साउंड नहीं आना चाहिए। तो बेटा हर एक व्यक्ति की अलग अलग डिमांड हो सकती है। क्लास इसलिए, पीडीएफ इसलिए डाली जाती है ताकि आपका रिवीजन हो, ठीक है। बाकी नोट्स खुद ही कोई बनाना पड़ते हैं। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था, ओके। प्लाज्मा अवस्था की बात करते हैं। केमिस्ट्री से डर लगता था लेकिन अब हवा लगती है। केमिस्ट्री से हवा लगती है या हलवा लगती है? वो हलवा होता है, हवा नहीं। चलो आओ इधर। प्लाज्मा स्टेट देखो, एक जो सबसे बड़ा डर, मैं आपको सबसे पहले उन चीजों से रूबरू कराता हूं जो आपके डाउट होता है। ठोस एवं द्रव के मध्य की अवस्था,
इंग्लिश भी लिख देते हैं, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ठोस और द्रव की, तो आप बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। वो ब्लड का प्लाज्मा होगा, वो रक्त का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा अवस्था नहीं। ठीक है, तो याद रखना ये जो घटना है ये प्लाज्मा स्टेट नहीं है, प्लाज्मा स्टेट नहीं है। 90% बच्चों को स्कूल में ये याद कहा जाता है ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। अरे नहीं है वो, नहीं है वो ब्लड का प्लाज्मा होता है गाढ़ा सा। ठीक है, बात समझ में आई, वो सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा होता है। आइए बात करते हैं इसकी। सबसे पहला बिंदु, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेट है। ये जो प्लाज्मा होता है ना दोस्त, याद रखना, ये प्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है, ये प्लाज्मा एक प्रकार की चमक है, न कि ठोस और द्रव के बीच की अवस्था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना, ये प्लाज्मा एक प्रकार की क्या है, चमक है, इट्स अ टाइप ऑफ लाइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण, स्टार या तारों की बात करो आप, इनका जो प्रकाश होता है, इनकी जो लाइट होती है, ये एक प्रकार की क्या है, प्लाज्मा है दोस्त, है ना। ये एक प्रकार की आपकी क्या होती है, प्लाज्मा होती है। ये प्लाज्मा स्टेट है ना, याद रखिएगा, सॉलिड और बिटवीन, है ना, बिटवीन लिक्विड के बात की बात नहीं हो रही, ठोस और द्रव के बीच की, ये एक चमक है। ओके, अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो ये जो है ना, ये क्या करती है, ये आयोनाइज जो गैस होती है, प्लाज्मा इज आयोनाइज स्टेट ऑफ गैस। प्लाज्मा इज अ, मैं आपको एग्जांपल सब देता हूं, प्लाज्मा इज अ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस। जो प्लाज्मा है वो क्या है, एक प्रकार की चमक है, ये मैंने आपको बताया, प्लाज्मा गैस की आयनीकृत अवस्था है। ये सब समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखो, जैसे कि नियॉन बल्ब इसका एग्जांपल होता है, उदाहरण नियॉन बल्ब। तो एक बल्ब लगा हुआ है यहां पर, इस बल्ब के अंदर फिलामेंट होगा, ठीक है, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, वो गैस है नियॉन गैस। जब हम इसको यहां से करंट देते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो जैसे ही विद्युत इसके अंदर प्रवेश करता है यहां से, तो ये जो नियॉन गैस के पार्टिकल है ना, ये आयोनाइज हो जाते हैं, आयनीकृत होते हैं, क्योंकि इन्हें ऊर्जा मिली। तो ये जैसे ही आयनीकृत होते हैं, तो दोस्त ये जो कण होते हैं ये ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, एनर्जी आ जाती है, तो ये कण अपने आप चमक उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, हालांकि वहां नाभिकीय संलयन के कारण होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, लेकिन वहां पर जो नाभिकीय संलयन हुआ और जो चमक उत्पन्न हुई, वो तो प्रोसेस ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण नाभिकीय संलयन, लेकिन जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, तो ये कहा जाता है कि वहां जो गैस के पार्टिकल थे वो आयोनाइज हो गए, इसलिए वो खुद चमक उत्पन्न करते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करने का कारण जो होता है इन गैस के पार्टिकल का आयोनाइज होना, आयनीकृत होना। इसलिए एक पॉइंट ये भी बहुत आता है एग्जाम के अंदर कि ऐसी कौन सी अवस्था है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो ये एकमात्र अवस्था है जो विद्युत की सुचालक है। तो विद्युत की सुचालक अवस्था है प्लाज्मा स्टेट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये विद्युत की कैसी अवस्था होती है, सुचालक होती है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एकमात्र ऐसी अवस्था है, यह बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिपीटेड पॉइंट रहता है कि एकमात्र विद्युत की सुचालक अवस्था कौन सी है, तो दोस्त याद रखना, वो इसका आंसर आपका प्लाज्मा होगा। क्या होगा, प्लाज्मा होगा। इतनी चीजें आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। अब एक पॉइंट मैंने स्टेट एग्जाम्स के अंदर और देखा कि प्लाज्मा को कौन प्रभावित कर सकता है, कौन इफेक्ट कर सकता है। भैया एक तो जो इसे बना रहा है वो प्रभावित कर सकता है, और कौन कर सकता है, तो देखो, एक तो विद्युत प्रभावित कर सकता है ना, प्लाज्मा स्टेट इफेक्ट बाय, तो एक तो विद्युत कर सकता है, और कौन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कर सकता है। पानी में भी करंट लगता है बेटा, देखो अब कुछ बच्चे के डाउट है कि सर यहाँ पे भी तो आएगा कि सर पानी में भी तो करंट लगता है, बेटा हर लिक्विड में करंट नहीं लगता ना, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल जिसका पीएच मान 7 होता है, उसमें करंट का फ्लो नहीं होता, तो सारे लिक्विड में नहीं होता ना, प्लाज्मा कोई सा भी हुआ सब में करंट फ्लो होगा। अब आपको सॉलिड में लोहा याद आ गया, लेकिन लकड़ी में करंट फ्लो होता है क्या, नहीं होता ना, प्लास्टिक में होता है क्या, नहीं होता ना। तो भैया सारे सॉलिड में नहीं होता, कुछ में होता है, एज इट इज यहाँ भी कुछ में होता है, सब में नहीं। ओके, पानी विद्युत का चालक है, लेकिन सभी लिक्विड नहीं होते ना, इसलिए पूरी तरह से नहीं बोला वहां, मैंने इस अवस्था को सुचालक बताया है। पर्टिकुलर एक लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, लिक्विड कई प्रकार के होते हैं, सारे के सारे लिक्विड हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। चले, हाँ हम यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ रहे थे इसका। हाँ क्या बता रहा था मैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में, प्लाज्मा अवस्था को कौन प्रभावित करता है, प्लाज्मा अवस्था किससे प्रभावित हो सकती है, प्लाज्मा स्टेट अफेक्टेड बाय, तो दो चीजों से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो कौन ऐसा है तो इसके ऊपर है ना भाई इफेक्ट डाल सकता है, इफेक्ट इफेक्ट बाय, तो एक तो
खुद अभी जो हमने पढ़ा कि ये विद्युत की सुचालक है, तो विद्युत अगर कम छोड़ोगे तो कम होगा, तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड।